नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में माफ़ी चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं समाचार विश्लेषण जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अब तक समाचार पत्र का विश्लेषण नहीं आ पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं छुट्टी पर था, कुछ इमरजेंसी थी उसके कारण। तो आज से हम फिर शुरुआत करते हैं हमारे दैनिक समाचार विश्लेषण की। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है यह है कि क्राइसिस के समय, जब भी आपदा या विपदा के समय कई बार बात की जाती है कि ज़रूरी सुधार लाए जाए। तो हाल ही में कोविड-19 के दौर में, खास तौर पे जो सेकेंड वेव में, दूसरी लहर में हमको जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, तो कई और से ये भी बोला जा रहा है कि हमें रिफॉर्म्स, हमें सुधार लाने चाहिए हमारे सिस्टम में। उसी पर बात करता है कि आपदा में, किसी भी विपदा में सुधार कितने फिजिबल, कितने मुमकिन होते हैं। उस बारे में हम एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। उसके अलावा हम इससे पहले कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए हैं, ज़रूरी रिफॉर्म जो हमारा 1991 का हमारा लिबरलाइजेशन का, जो उदारीकरण का सुधार है, उसके बारे में भी हम इस आर्टिकल में बात करेंगे और आज की स्थिति को उससे कंपेयर करेंगे। उसके बाद में जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है, लद्दाख में चीन और भारत आमने सामने है। एक वर्ष हो गया, स्थिति वही बनी हुई है। कई बार कोशिश भी की गई कि यहाँ पर दोनों देशों में सामंजस्य हो और शांति स्थापित हो, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उस पर हम बात करेंगे। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश होता है, जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ, उसके पहले मैं अपने आप का परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, लॉ सीखो के साथ में एक लंबे समय से आप लोगों के साथ में समाचार विश्लेषण कर रहा हूँ, समाचार पत्रों की चर्चा करता हूँ आपके साथ में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं ट्विटर और लिंक्डइन पे। ट्विटर पे आप मुझे @खुशपवार सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ लिंक्डइन पे आप खुशवंत पवार सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं। पिछले दिनों जब नहीं आ पाया, पिछले 3-4 दिनों में जब नहीं आ पाया विश्लेषण, तो कई लोगों ने मैसेज करके पूछा भी कि सर क्या हुआ, आपका विश्लेषण नहीं आ पा रहा है, अभी तक वीडियो नहीं अपलोड हुआ है। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि जिस तरीके से ये डिसकंटिन्यू हुआ, एकदम अनसर्टन वे में कुछ इमरजेंसी आ गई थी, उसके कारण ऐसा होना, ऐसा मेरी तरफ से आपको एक कमी शायद देखने को अगर मिली हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आज का MCQ देखते हुए यह है कि भारतीय नेवी जो है, जो हमारी जल सेना है, उनके द्वारा ये एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें हम ऑक्सीजन को लेकर आ रहे हैं भारत में, ऑक्सीजन के बड़े बड़े कंटेनर्स। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है? आपका ऑप्शन ए है समुद्र सेतु 1, ऑप्शन बी है समुद्र सेतु 2, ऑप्शन सी है वंदे भारत मिशन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की, और वो ये है कि लद्दाख में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, भारत और चीन जो है वो आमने सामने है। यहाँ पर भारत के लिए कुछ शिक्षा, कुछ लेसन्स जो है वो सामने आए हैं कि इस प्रकार की अगर स्थिति बनती है तो किस प्रकार से हमको कदम उठाने चाहिए। इन्हीं लेसन्स के बारे में, इन्हीं शिक्षाओं के बारे में आपको बताना है। एक यहाँ पर आपको आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है कि जिस प्रकार के कदम उठाए गए वो कितने प्रभावशाली थे, क्योंकि अगर स्थिति वही बनी हुई है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में, हमारी स्ट्रेटजी में कुछ कमी देखने को मिलती है। तो उस बारे में आपको लिखना है। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है, कॉल फॉर रिफॉर्म्स ड्यूरिंग कोविड-19 की, कोविड-19 के दौर में रिफॉर्म्स की बात की गई है। तो अगर हम देखें 2021, तो ये वो वर्ष है जब 30 वर्ष हो चुके हैं हमारे आर्थिक सुधार को, जो 1991 में हुए थे। कोविड-19 के क्राइसिस में, इस आपदा में, इस विपदा में कई और से ये आवाज़ उठ रही है कि हमें हमारे सिस्टम में सुधार लाने की आवश्यकता हो, फिर वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो। तो उस बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि क्यों आवश्यकता है रिफॉर्म्स की, और जो रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पर डिमांड हो रही है, यहाँ पर जो आवाज़ उठ रही है, क्या ये सच में मुमकिन है, क्या ये सच में फिजिबल है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम क्राइसिस और रिफॉर्म की, आपदा और सुधार की, तो इसमें पहली बात आर्टिकल में बताई गई है, द क्राइसिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर रेडिकल चेंजेस। जब भी आपदा आती है, विपदा आती है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है
एक अवसर होता है कि आपके सिस्टम में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भी लेजिटिमेसी है वो चैलेंज होती है कि पॉलिसी जो है वो अपने आप में फेल होती हुई दिखती है। तो यहाँ पर आप पूर्ण रूप से पॉलिसी का स्वरूप बदल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि जो समाज की एक एक्सपेक्टेशन होती है, जिस प्रकार से हमको तस्वीरें देखने को मिलती हैं आज भी सोशल मीडिया पे, कई और से ये गुहार उठती है कि किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को बेड चाहिए। बड़ी ही बेसिक नेसेसिटी की चीज़ है जो सरकार को, जो हमारे सिस्टम को, नागरिकों को देने की आवश्यकता थी। तो ये उम्मीद होती है सोसाइटी की, समाज की, उनके सरकार के से, उनकी जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन, जो सरकारी संस्था है उनसे। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस को, ये जो भी एक्सपेक्टेशंस लगाए गए हैं इनको नहीं फुलफिल कर पाई है सरकार और विभिन्न सरकारी संस्था। तो इसको देखते हुए ये प्रश्न ज़रूर उठाया जा सकता है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सुधार, हमारे जो संस्थागत सुधार हम ला सकते हैं। उसके अलावा हाउएवर नॉट ऑल क्राइसिस क्रिएट कंडीशन फॉर वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ रिफॉर्म। अब राइटर ये भी बताते हैं कि भले ही जब भी क्राइसिस आए, क्राइसिस में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन जब भी ये आपदा आती है, क्राइसिस आते हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम चेंजेस करें ही, क्योंकि स्थिति ही ऐसी बनती है कि यहाँ पर एक इनस्टेबिलिटी रहती है, एक स्थिरता और अनिश्चितता का माहौल रहता है, जिसमें जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है वो नहीं चल पाते हैं। तो हो सकता है कुछ समय के सुधार के बाद में हमारे सिस्टम में जो चीज़ सिस्टम पहले ही बना हुआ है, जो नियम, जो पॉलिसी बनी हुई है, वो वैसी ही चले। यहाँ पर एक और बात ये कही गई है कि कन्वर्टिंग क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉर्म। जब भी हम आपदा को एक रिफॉर्म, एक सुधार के अवसर के रूप में देखते हैं, खास तौर पे यहाँ पर क्राइसिस के समय पर, तो ग्रुप रिलेशन एंड मोड ऑफ इंटरेक्शन चेंजेस। तो यहाँ पर एक बात तो ये है कि आपदा आई, बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन लगा है। पूर्ण रूप से अगर भारत में देखें तो 70-80% राज्यों में तो लॉकडाउन लग चुका है। अब यहाँ पर स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है। जो सिस्टम, जो नियम, जो पॉलिसी बनाई गई थी वो ऐसी लॉकडाउन वाली स्थिति को देखते हुए नहीं बनाई गई। तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम जो है, आपकी जो भी पॉलिसीज़ है वो तो अफेक्ट होगी ही। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर ये अथॉरिटी के पास में, जिसके भी पास में अथॉरिटी, जो सरकार में है, जो ब्यूरोक्रेसी के में है, उनके पास में शक्ति आती है कि वो नियमों में बदलाव कर पाए। उससे होता ये है कि जो लेजिटिमेसी ऑफ रूलर रहता है वो अपने आप में कम होती है। तो इस और भी आपको ध्यान देना है कि क्राइसिस, आपदा का अगर जो माहौल है उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातों में बदलाव आ जाते हैं। तो यहाँ पर उस स्थिति को हमको ध्यान में रखना चाहिए। 1991 की बात करी मैं, 91 की बात, जब हमारे आर्थिक सुधार हुए थे, उस समय अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमारे आंतरिक कारक जो है उनके कारण ये उसका फलस्वरूप था कि हमको 91 के क्राइसिस देखने को मिले। जो हमारा आर्थिक क्राइसिस था उस वक्त का, आर्थिक आपदा थी उस वक्त की, हमें देखने को मिली। और इसका संबंध केवल भारतीय अर्थव्यवस्था से था। लेकिन 2021 में देखें तो बहुत सारे बाहरी कारक जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम को अफेक्ट करने के लिए, जो हमारी आर्थिक प्रणाली है उसको अफेक्ट करने के एक कारक रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर केवल जो बड़ा एक धक्का लगा है वो केवल भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं, अपितु विश्व की अर्थव्यवस्था को लगा है, बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था को लगा है। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी बदलाव लाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जो वर्ल्ड के स्तर पे, जो विश्व के स्तर पे पॉलिसी बनाई जाए, उसी के लाइन में, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे देशों की जो विभिन्न, जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए भारत की भी नीति उसी तरीके की होनी चाहिए। दो अनसर्टिनिटी है 2021 के क्राइसिस में। सबसे पहले रेवेन्यू को लेकर कि जो हमारे पास में धन है, जो राजस्व है, उसकी स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं। सरकारें पहले ही कर्जों में डूबी हुई थी, उसके बाद में ऐसी आर्थिक स्थिति कमर तोड़ने के लिए, सरकार की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर अगर हम रिफॉर्म लाते भी है तो राजस्व, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो धन संसाधन के रूप में बड़ा कारक है, उस और भी ध्यान देना चाहिए जब भी हम कोई बदलाव की बात करें। और यहाँ पर जो एक अनिश्चितता है
ये वैश्विक स्तर पर है, तो इसके लिए बहुत सारे वैश्विक कारक रिस्पॉन्सिबल है। तो केवल भारत के स्तर पर अगर हम कोई बदलाव लाते हैं कि वो काफ़ी होंगे कि नहीं अपने आप में, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। लद्दाख क्राइसिस के बारे में बात करता है। लद्दाख में स्टैंड ऑफ है, भारत और चीन आमने सामने है। 1 वर्ष हो चुका है, ऐसे ही अंदाज़ा लगाया गया था कि यहाँ पे इस समस्या का कोई समाधान निकलने ही वाला था कि वापस चीन और भारत आमने सामने हो गए और यहाँ पर कुछ निदान निकलता हुआ नहीं दिया। तो इस स्थिति को कि बहुत सारे देश और वैश्विक रूप से बहुत सारी संस्था इस स्थिति में जो भारत और चीन आमने सामने है लद्दाख में, उस स्थिति पर नज़र गड़ाए हुए हैं। इसी को लेकर लॉवे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर 3 लेसन बताए हैं भारत के लिए, 3 शिक्षाएं बताई है भारत के लिए। जब भी वो चीन या ऐसी किसी परिस्थिति में में अगर फंस जाता है तो यहाँ पर किस तरीके से ऐसी स्थिति को यहाँ पर मैनेज किया जाना चाहिए। सबसे पहले, मिलिट्री स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन डिनायर आर मोर यूजफुल देन स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन पनिशमेंट। तो यहाँ पर पनिशमेंट, यहाँ पर अपराध की सजा दी जाए, इस और सबका ध्यान रहता है। लेकिन यहाँ पर ये लॉवे इंस्टीट्यूट द्वारा सुझाया गया है कि जब भी आप डिनायल करते हैं तो ये आपके लिए, जैसे कोई भी चीज़ अगर हुई है तो उसको आप खारिज कर दीजिए। तो ये बहुत बड़ा एक आपके लिए वेपन शस्त्र के रूप में, स्ट्रेटजिक शस्त्र के रूप में, एक बड़ी कूटनीतिक के रूप में सफल साबित हो सकता है। जैसे कैलाश रेंज पे भारत ने कब्जा कर लिया था, लेकिन कभी ये माना ही नहीं कि हम कैलाश रेंज तक हमारी सेना चली गई है, जो कि चीन में आता है। तो अपने आप में चीन के लिए अब ये स्थिति गंभीर हो गई थी कि वो ऐसी स्थिति से कैसे वो करे, क्योंकि यहाँ पर चीन कई बार अपना बहुत एग्रेसिवली इस चीज़ों को लेकर आता था। उसी को देखकर जो सामने वाला देश है वो अपना आपा खो देता था और यहाँ पर एक जो पनिशमेंट की स्ट्रेटजी थी उससे आगे बढ़ता था, डिनाइल की वो भी पता था कि हमने आपका ये कब्जा कर लिया, देख लीजिए। लेकिन भारत ने यहाँ पे कब्जा करा, लेकिन इस चीज़ को दुनिया के सामने कभी भी स्वीकार नहीं किया। उसके अलावा अगर हम देखें तो चीन की जब भी हम बात करें तो इनको मटेरियल कॉस्ट अगर हम दें या कोई आर्थिक रूप से इनको सजा देना चाहे तो इतनी प्रभावी नहीं होती। अगर आप पॉलिटिकली इनको नुकसान पहुंचाए, राजनीतिक रूप से इनको नुकसान पहुंचाए, तो ये इनके लिए बड़ा धक्कादायक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो तीसरा लेसन है वो ये है कि लद्दाख तो ठीक है आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन भारतीय महासागर जो है वो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो भारत के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी संप्रभुता जो है वो भारतीय महासागर में, हिंद महासागर में बनाए रखे। तो इसी को देखते हुए अपने अंतिम नोट में भारतीय महासागर में किस तरीके से अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर हम इंडियन ओशन में देखें, हिंद महासागर में देखें तो मालदीव्स, श्रीलंका, इन यहाँ पर कुछ पोर्ट्स बनाने की तैयारी है। हम्बनटोटा में तो ऑलमोस्ट काम जो है वो चीन का पूरा हो भी गया है, उनका सैन्य बेस एक बन चुका है हम्बनटोटा, जो कि श्रीलंका में। उसी प्रकार मालदीव्स में भी इनकी पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। और उसके अलावा भी छोटे छोटे द्वीपों पे, भले वो हिंद महासागर में हो या दक्षिण चीन सागर में हो, यहाँ पर चीन अपनी पैठ जमा ही रहा है। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश पे आते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे है, 12 मई को ये बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्यों बनाया जाता है? मॉडर्न नर्सिंग की जनक जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ब्रिटिश मूल की है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को, इनकी जयंती के दिन हम हर वर्ष विश्व में इंटरनेशनल नर्सेस डे बनाते हैं। WHO की माने तो विश्व में अगर हम डेवलपिंग या मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे नर्सेस का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। मतलब जितनी नर्सेस होनी चाहिए उनकी केवल आधी
कैपेसिटी में अगर 100 नर्सेज चाहिए तो केवल 50 ही नर्सेज इन जगहों पर अवेलेबल है। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर अर्जेंट शॉर्टेज है 5.9 मिलियन नर्सेस का, उनको जल्द से जल्द पूर्ण करने की आवश्यकता। और अभी तो कोविड का ये जो क्राइसिस आया 2021 में, इससे डिमांड और भी बढ़ गई। केवल मिडिल इनकम कंट्रीज नहीं, अभी तो भारत के लिए भी बहुत बड़ा ये एक चैलेंज रहा है कि कैसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को और बढ़ाया जाए। तो विश्व में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें से जो आधे हेल्थ केयर वर्कर्स है वो नर्सेस ही हैं। तो इस वर्ष का जो थीम है 2021 का इंटरनेशनल नर्सेस डे पर वो है नर्सेस अ वॉइस टू लीड, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोविड में जिस प्रकार से डॉक्टर तो यहाँ पर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, आपकी जांच कर देते हैं, लेकिन उनको किस तरीके से उपचार किया जाए इसमें नर्सेस की भूमिका बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो हम इनके योगदान को बिल्कुल भुला नहीं सकते हैं। लॉ सीखो के और हमारे जो न्यूज़पेपर एनालिस्ट की टीम की ओर से हमारी सभी नर्सेस को के साथ ही साथ सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए हमारा आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप www.lawsikho.com हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।